नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग अपन की एक और वीडियो में। और आज यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं दो स्टॉक्स को। बात करें इन दोनों स्टॉक्स की तो इनके Q2 की बिजनेस अपडेट हमें आती हुई देखने को मिल रही है। और जैसे ही हमें इनकी Q2 की बिजनेस अपडेट आती हुई देखने को मिली, स्टॉक पर हमें असर भी देखने को मिला। तो ऐसे में अगर हम बात करें Q2 की बिजनेस अपडेट की तो यह एक बड़ी अपडेट होती है और यह Q2 के नंबर्स से जुड़ी हुई अपडेट होती है। तो ऐसे में यह भी पता चल पाता है कि इनके Q2 के नंबर्स आपको कैसे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी की Q2 की बिजनेस अपडेट कोई पूरी फुल डिटेल्स नहीं होती हैं। तो ऐसे में लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो 80% आपको पता चल पाता है कि इनके Q2 के नंबर्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में अगर आपने इनमें से किसी भी दोनों स्टॉक्स में से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास इन स्टॉक्स में इनके Q2 की अपडेट के चलते इन्वेस्टमेंट का भी मौका हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें पहले स्टॉक की तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें भारतीय बाजारों में तो हमें 3 अक्टूबर को 2% से ज़्यादा तक की गिरावट देखने को मिली। और बात करें 4 अक्टूबर को तो 1% के आसपास तक की हमें भारतीय बाजारों में गिरावट देखने को मिली। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक हमें काफ़ी अच्छी तेजी में देखने को मिला। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा में तो 4 अक्टूबर को 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक 250 रुपये के ऊपर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की Q2 की बिजनेस अपडेट की तो इसका असर ही हमें स्टॉक पर देखने को मिला है। तो देख लेते हैं कि इसके Q2 की बिजनेस अपडेट हमें कैसी देखने को मिल रही है। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें PSU स्टॉक में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। अगर आपको इस स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी एक अच्छा मौका हो सकता है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, अगर मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 182% के रिटर्न्स दे चुका है और स्टॉक कंसिस्टेंट हमें दौड़ता हुआ देखने को मिला है। आपको शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे लेकिन यह स्टॉक कंसिस्टेंट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई 299 रुपये या 300 रुपये के आसपास हमें देखने को मिलता है और स्टॉक लगभग अगर हम देखें तो 50 रुपये के आसपास हमें अपने हाई से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इसके Q2 बिजनेस अपडेट के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की बिजनेस Q2 अपडेट के बारे में तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम देखेंगे। बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि PSU बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में तो 4 अक्टूबर को हमें 4% तक की तेजी देखने को मिली और स्टॉक हमें 255 रुपये तक जाता हुआ देखने को मिला। बात करें तो यह जानकारी PSU क्षेत्र के बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी कारोबारी यानी कि बिजनेस अपडेट जारी करने के बाद दी। और बात करें तो अपडेट के साथ ही बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को सुव्यवस्थित करने की रणनीति के तहत जो अपना ओमान परिचालन यानी कि ओमान में जो इनका परिचालन है इसके बैंक डोफर को बेचने की अपने फैसले की घोषणा भी की है। तो यह भी हमें एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। बात करें जुलाई सितंबर की जो तिमाही के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम माने तो इनके जो ग्लोबल एडवांसेस हैं इनमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम बात करें साल दर साल यानी कि ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 11.6% बढ़कर के 11.43 लाख करोड़ रुपए हो गए। बात करें डोमेस्टिक एडवांसेस की तो इनमें भी हमें 12.51% की बढ़त देखने को मिल रही है जो कि 9.39 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो बात करें जमा के मोर्चे पर यानी कि डिपॉजिट के हिसाब से तो हम अगर बात करें ग्लोबल डिपॉजिट की तो इसमें 9.11% की मजबूती दर्ज की गई है और बात करें इसमें तो 13.63 लाख करोड़ रुपए तक हमें पहुंच गई है। बात करें जबकि डोमेस्टिक डिपॉजिट की तो इसमें 7.4% बढ़ करके 11.50 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो बात करें बैंक की तरफ से तो एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इनकी ग्लोबल एडवांसेस की तो हमें इनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात करें डोमेस्टिक एडवांसेस की तो इनमें भी शानदार जंप देखने को मिल रही है और बात करें इनमें डोमेस्टिक और ग्लोबल डिपॉजिट की तो इनमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें तो बैंक के जो घरेलू यानी कि डोमेस्टिक जमा राशियों की खुदरा खंड की भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो कि पिछले वर्ष की इस अवधि में 1.93 लाख करोड़ रुपए की थी। तुलना में अगर हम देखें तो 19.9% बढ़ करके 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गए। तो अगर हम बात करें इनकी डोमेस्टिक डिपॉजिट्स राशियों के बारे में तो यह है इसमें 9.90% की बड़ी जंप हमें देखने को मिली है और इसी का असर हमें स्टॉक पर देखने को मिला है। बैंक की Q2 की अपडेट हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और बैंक की परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रही है। बात करें अग्रिम और जमा तो दोनों यह वृद्धि बाजार में बैंक की मजबूत स्थिति और ऋण में जमा परिदृश्य से बड़े हिस्से पर कब्जा करने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती हैं। तो बात करें इनकी अग्रिम और जमा पर तो बैंक की तरफ से जो यह वृद्धि हमें देखने को मिल रही है तो इसके बड़े बाजार के हिस्से पर इसकी कब्जा करने की क्षमता हमें देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा की
टू की बिजनेस अपडेट हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और इसके चलते इसके क्वार्टर टू के नंबर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोटा मोटा क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट से हमें पता चल ही चुका है कि इसके क्वार्टर टू के नंबर्स हमें किस तरह से रहते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिसके चलते आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। बात करें दूसरे स्टॉक की, तो बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूं। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस स्टॉक में कल हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। बात करें स्टॉक में, तो 4 अक्टूबर को 3% तक की गिरावट में स्टॉक देखने को मिला और स्टॉक 7,221 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक अभी पीछे 7800 रुपये तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टॉक में यह एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बात करें बाजार की सेंटीमेंट इस समय खराब है, तो स्टॉक्स में बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें बजाज फाइनेंस की, तो इसके क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट आने के बाद हमें इस स्टॉक पर ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में यह हमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, फिर यह रिकवरी रही। लेकिन इसकी क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट जैसे ही आती हुई देखने को मिली, स्टॉक में यह बड़ी गिरावट दर्ज की गई। तो ऐसे में बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक धमाकेदार स्टॉक है। बात करें भारत में तो सबसे बड़ी NBFC कंपनी है और इस स्टॉक में अगर आप नीचे के लेवल पर खरीदारी नहीं कर पाए थे तो इस स्टॉक में यह गिरावट आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है और इस स्टॉक में आप एक साथ खरीदारी ना करके थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं। बात करें इसके क्वार्टर टू की अपडेट की, तो यह हमें आती हुई देखने को मिल रही है, इसको भी देखेंगे कैसी देखने को मिल रही है और कंपनी से जुड़ी हुई हमें ऐसी क्या खास अपडेट देखने को मिल रही है जिससे कि स्टॉक पर इतना प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स बात करें बजाज फाइनेंस की, तो आप इस स्टॉक को हल्के में ना लें। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जल्दीबाजी में कोई डिसीजन भी ना लें और इस स्टॉक को सेल करके लॉस में भी ना निकले। अगर आप कर सकते हैं तो इस स्टॉक में ऐड करें और अगर आप चाहते हैं तो इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा खरीदारी करना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बजाज फाइनेंस आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें बाजार की जानकारों की, तो इसके टारगेट प्राइस 10,000 प्लस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में बात करें बजाज फाइनेंस की, तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए यह खबर एक काफ़ी अच्छी खबर भी हो सकती है जिससे कि इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी की जा सके। तो देख लेते हैं इसकी क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट हमें कैसी देखने को मिली है, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें बजाज फाइनेंस की क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट की, तो इस आर्टिकल के माध्यम से देख लेते हैं कि हमें क्या अपडेट देखने को मिल रही है। बात करें बजाज फाइनेंस के शेयर में, तो 4 अक्टूबर को जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 3% से ज़्यादा तक की हमें गिरावट देखने को मिली थी और एक दिन पहले ही इस NBFC की अगर हम बात करें तो इसने अपनी दूसरी तिमाही के कारोबारी अपडेट की रिपोर्ट भी दी थी। बात करें इसमें, तो जिसमें 6 तिमाही में सबसे धीमी MOU वृद्धि देखी गई है, यानी कि बात करें इनकी अंडर असेट्स मैनेजमेंट की, तो इसमें 6 तिमाहियों की अगर हम तुलना से देखें तो इसमें सबसे धीमी ग्रोथ हमें इसके AMU में देखने को मिल रही है, जिसका असर हमें स्टॉक पर देखने को भी मिला है। बात करें जुलाई सितंबर तिमाही में, तो NBFC कंपनी का जो AMU था यह 29% बढ़कर के 3,73,900 करोड़ रुपए हो गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 2,90,264 करोड़ रुपए था। बात करें तो इनके AMU में वृद्धि के बावजूद यह NBFC कंपनी के लिए 6 तिमाहियों में AMU वृद्धि की सबसे धीमी दर थी। तो बात करें इनकी, तो इनका AMU हमें 29% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन बात करें इनकी पिछली 6 तिमाहियों में तो यह हमें सबसे धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसी के चलते हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। बात करें सितंबर तिमाही में अगर हम ग्राहकों की संख्या के लिहाज से देखें तो इसमें भारी वृद्धि हमें देखने को मिल रही है और यह 92.09 मिलियन हो गई है। अगर हम बात करें इसकी, जबकि पिछले वित्त वर्ष के आधार पर तो इस अवधि में यह 7.66 करोड़ रुपए थी। बात करें इनकी ग्राहक संख्या में तो हमें काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें बुक किए गए जो लोन या ऋण हमें देखने को मिल रहे हैं, इनमें 14% बढ़ करके 1 करोड़ तक पहुंच गए हैं और जमा राशि की अगर हम बात करें तो इसमें 21% बढ़ करके 66,100 करोड़ रुपए हो गई है। अब बात करें दूसरी तिमाही में अगर हम इनकी नेट लिक्विडिटी और सरप्लसेस को देखें तो इसमें 20,100 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलते हैं या रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें बजाज फाइनेंस की, तो हमें इनके AMU में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बात करें इनकी कस्टमर बेस की तो यह हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बेकार अपडेट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन AMU में जिस तरह से हमें वृद्धि देखने को मिल सकती थी उस हिसाब से नहीं देखी गई है और यह पिछली 6 तिमाहियों में अगर हम देखें तो सबसे धीमी ग्रोथ रही है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इनकी जो AMU है कोई इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, इसमें बढ़ती देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें यह हमें धीमी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते हमें बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर प्रेशर देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको बताया था बजाज फाइनेंस कोई ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप इस स्टॉक को लॉस में सेल करके भी निकलें या आप इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी ना करें। तो ये आपके पास एक शानदार मौका हो सकता है। अगर स्टॉक में आपको और भी गिरावट देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में
थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें, एक साथ खरीदने से बचें और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। बजाज फाइनेंस का स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है और भारत में जो इस कंपनी की वैल्यू है वह आपको अच्छी तरह से पता है। यह भारत में सबसे बड़ी NBFC है और स्टॉक रिटर्न के मामले में मल्टीबैगर देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक पर नजर रखें और बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक से भी जुड़ी हुई हमें इसके बिजनेस Q2 अपडेट काफी अच्छी देखने को मिली है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक पर भी नजर रखें। तो यही खास अपडेट मुझे इन दोनों स्टॉक से आपको देनी थी, जिससे कि आप इन दोनों स्टॉक पर नजर रखें और अगर आप इन स्टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको पता भी चल पाया होगा कि आपको इन स्टॉक्स में क्या करना है। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।